हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फॉरेंसिक पैथोनॉमी। ओके, तो फॉरेंसिक पैथोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है कोर फॉरेंसिक्स का जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। लाइक बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होता है कि ये भी कोई ब्रांच होती है। ऑल्दो इसके टॉपिक क्या होता है, इसका कॉन्वर्सेशन जो भी होता है उसके बारे में हम सब अवेयर होते हैं, बट एज अ स्पेसिफिक ब्रांच इसके बारे में हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी होती है। तो आज हम ये चीजें ही समझने वाले हैं कि डिकम्पोजिशन और इसके अंदर आने वाली स्टेजेस क्या होती है और इन सारी स्टेजेस का डीएनए की क्वालिटी या क्वांटिटी में क्या इम्पैक्ट होता है, वो चीजें हम देखेंगे। तो अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज जितना कंटेंट मैं बना रही हूँ उस हिसाब से उसमें रीचेस उतना नहीं आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि टैफोनॉमी जो वर्ड मैंने यूज करा है वो एक्चुअली होता क्या है। तो फॉरेंसिक टैफोनॉमी फॉरेंसिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आप पोस्टमार्टम चेंजेस को स्टडी करते हो। जैसे इमेजिन किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, अब उसकी डेथ के बाद उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग या एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उन चीजों को स्टडी करना और उसके बाद किसी कंक्लूजन में पहुंचना, इस चीज को ही हम बोलते हैं फॉरेंसिक टैफोनॉमी। ओके, अब ये जो चेंजेस आते हैं या जो बायोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं उनमें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। या तो उसके ऊपर किसी तरह का एनवायरमेंटल फैक्टर काम कर रहा होगा या तो कोई बायोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहा होगा। अब यही सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके डिकम्पोजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन काफी हार्श है तो डिकम्पोजिशन काफी फास्ट होगा। अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं तो उसका डिकम्पोजिशन काफी फास्ट होगा। तो ये सारी चीजों की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक टैफोनॉमी बोलते हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डीएनए। तो अगर ये जो बायोलॉजिकल चेंजेस काफी हाई हो रहे हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपका जो डीएनए है वो बहुत जल्दी डिग्रेडेड होने लगेगा, बहुत जल्दी उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, उसका एनालिसिस काफी मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे चेंजेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डीएनए की क्वांटिटी, क्वालिटी और उसकी इंटेग्रिटी भी खराब होती जाएगी। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप फॉरेंसिक एनालिसिस करते हो, फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन करते हो किसी इंडिविजुअल का। तो आई होप फॉरेंसिक टैक्सोनॉमी क्या होता है ये चीजें सबको समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि फॉरेंसिक टैक्सोनॉमी की जो स्टेजेस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो किस किस स्टेजेस पे कैसा कैसा डीएनए का डिग्रेडेशन होता है या उसके डीएनए में क्या क्या इम्पैक्ट आता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है ना जिसे हम बोलते हैं ब्लॉट स्टेज। तो ब्लॉट स्टेज यूजुअली 1 से 3 दिन की होती है। ठीक है, तो जितने भी चेंजेस 1 या 3 दिन में हो रहे हैं, 1 से 3 दिन के बीच में होंगे, वो सारे चेंजेस, वो सारी स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉट स्टेजेस बोलते हैं। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ब्लॉट स्टेजेस की, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा गैसेस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इमेजिन किसी पर्सन की डेड बॉडी आपको मिलती है, अगर उसकी डेड बॉडी से कुछ इस तरह की स्पेसिफिक गैसेस की स्मेल आ रही है, इसका मतलब वो बॉडी अभी ब्लॉट स्टेज में ही वहां पे पड़ी हुई है। ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग भी आ जाती है क्योंकि बॉडी में बहुत तरह के माइक्रोबियल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब माइक्रोबियल एक्टिविटीज होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, सड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसमें बहुत तरह की स्मेल भी आने लगती है या आप कह दो स्वेलिंग आने लगती है। इसके बाद स्किन का जो डिसकलरेशन होने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे बॉडी थोड़ा थोड़ा ग्रीन पड़ने लगेगी। लाइक आपको जो नॉर्मल स्किन कलर होता है ना, उससे आपको लगेगा कि इधर बॉडी इज गेटिंग डार्कर और या फिर बॉडी लाइट शेड में जाती जा रही है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किस स्टेज के, ये प्लॉटिंग स्टेज की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि ब्लॉटिंग स्टेज में अगर आपको कोई डेड बॉडी मिलती है, तो उससे आप जब डीएनए आइसोलेट करके उसका फर्दर एनालिसिस करोगे तो क्या-क्या इम्पैक्ट उस डीएनए में आपको मिल सकता है।
तो पहला इम्पैक्ट जो होता है कि माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होना उस डीएनए का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होने लगा है, तो कहीं न कहीं माइक्रोब्स का डीएनए भी आ जाएगा। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है कि सिर्फ माइक्रोब्स का डीएनए हटे और आपका ह्यूमन डीएनए ही एम्प्लीफाई हो, ह्यूमन डीएनए ही स्पेसिफाई हो, तो ये एक चैलेंज आ जाता है। इसके बाद डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जो एक अच्छा खासा डीएनए है वो धीरे-धीरे फ्रेगमेंटेड होना चालू हो जाएगा। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए कंटामिनेशन, तो बताया मैंने माइक्रोब्स है तो ऑब्वियसली उसका डीएनए भी आएगा, तो एक तरह का डीएनए में कंटामिनेशन भी होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा इम्पैक्ट किस स्टेज में होता है? ब्लॉट स्टेज में। जो स्टेज नंबर 2 होती है, जो कि 3 से 10 दिन के बीच में चलती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव डीके स्टेज। ठीक है? तो क्या होती है एक्टिव डीके स्टेज? तो ऐसी स्टेजेस में ना बॉडी में धीरे-धीरे रप्चर होना शुरू हो जाता है, लाइक बॉडी में कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती है, बॉडी धीरे-धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, उनका रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो आपको बॉडी में मल्टीपल तरह के लिक्विड उस लाइक अगर आपको कोई डेड बॉडी मिली है, तो हो सकता है कि आपके उसको टच करने पे आपको काफ़ी फ्लशी फील हो रहा हो, आपको काफ़ी उसको 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 टच करने पे काफ़ी फ्लूइडिक सा चीज़ें आपके हाथ में आ रही हैं, इसका मतलब बॉडी कैसे स्टेज में है? बॉडी है एक्टिव डीके स्टेज में, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडर आने लगती है, लाइक प्यूट्रिफिकेशन होने लगता है। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है? ये चीज़ प्यूट्रीफैक्शन सॉरी, प्यूट्रीफैक्शन क्या होता है? ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे। तो बेसिकली समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू कि बॉडी में बहुत बुरी तरह से स्मेल आना शुरू हो जाना। क्यों स्मेल आना शुरू हो जाती है? क्योंकि बॉडी में इंसेक्ट्स की एक्टिविटी काफ़ी हाई हो जाती है। बहुत सारे इंसेक्ट्स आके उस डेड बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। उस पे फ़ीड करना शुरू कर देते हैं या अपना रहने के लिए कुछ टेम्परेरी जगह बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्टिव डीके स्टेज में, जो कि 3 से 10 दिन तक चलता है। अब बात करते हैं कि इस स्टेज का डीएनए पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो सिग्निफिकेंट डीएनए डिग्रेडेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले वाली स्टेज से ब्लॉट स्टेज से चला आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे आते-आते उसकी स्पीड काफ़ी हाई हो जाएगी। अब चूँकि बॉडी में कैविटीज़ बनना शुरू हो गई है, बॉडी में मल्टीपल तरह के फ्लूइड्स का बाहर निकलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब बॉडी में एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन भी हो रहा है। अब जब वो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है, तो वो हमेशा न्यूक्लियेसेस के थ्रू होता है। तो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन जो होता है ना, तो वो बॉडी के सेल्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है। अब जब वो बॉडी के सेल को ब्रेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली समहाउ वो ब्रेक किसको कर रहा होगा? वो डीएनए को ब्रेक कर रहा होगा, वो मल्टीपल तरह के प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा होगा, और प्रोटीन किसका प्रोडक्ट है? ऑब्वियसली डीएनए का प्रोडक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, एक इम्पैक्ट आता है रिड्यूस यील्ड ऑफ इंटैक्ट न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है? तो न्यूक्लियर डीएनए का भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब हमें पता है कि बॉडी में मल्टीपल टाइप्स के डीएनए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है, न्यूक्लियर डीएनए भी होता है, राइबोसोमल डीएनए भी होता है और बहुत तरह के, ठीक है? तो ये सारे डीएनए में जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, वही हमारे सबसे काम की चीज़ होती है। तो उसी का डिग्रेडेशन एक्टिव डीके स्टेज में होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए डैमेज होना शुरू हो गया है, तो एसटीआर प्रोफाइल को जनरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम जो शुरू होती है, वो होती है एक्टिव डीके स्टेज। ठीक है? तो ये एक पार्ट था। अब हम बात करेंगे एडवांस डीके स्टेज की। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेजेस के नाम ना सीरीज वाइज याद होने चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं करना, ओके? तो एडवांस डीके स्टेज होता है जो कि 10 से 25 दिन यानी कि 10 टू 25 डेज के बीच में चलता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होता है कि जो जितने भी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कोई पूछेगा कहाँ गायब होते हैं, तो हम पहले की 2 स्टेजेस में पढ़ चुके हैं ना कि माइक्रोब्स की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, इंसेक्ट की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनको इंसेक्ट खा जाते हैं या डैमेज कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं, वो सारे उन टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे चले जाते हैं। फिर क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लेश जो होता है ना, वो ऑलरेडी डिकम्पोज़ हो चुका होता है, क्योंकि कोई ना कोई इंसेक्ट आके उसपे फीड कर रहा होता है। अब जितने भी बचे-कुचे टिश्यूज़ होते हैं, वो पूरी तरह से ड्राई हो चुके होते हैं, पूरी तरह से रिड्यूस फॉर्म में आ चुके होते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन बॉडी की आ जाती है जिससे किसी कंक्लूजन पे पहुँचना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। आप इवन बॉडी को बाय फेस रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर सकते। ओके?
बहुत सारे मैगॉट्स होते हैं जो कि फूड सोर्स होता है किसी इंडिविजुअल की बॉडी उनके लिए, तो वो फूड सोर्स भी डिक्रीजेस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में किसी तरह का सॉफ्ट टिश्यू, किसी तरह का फ्लैश बचा ही नहीं है। अब क्या होता है, सॉइल अंडरनीथ बिकम इनरिच्ड विथ बॉडी फ्लूइड्स। तो जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो सब इतनी प्रॉपरली डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, इतनी प्रॉपरली यू नो इंसेक्ट्स ने उन पे अटैक कर दिया होता है, या आप जो भी कह लो फीड कर लिया होता है, वो सब चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं पूरी तरह से, और वो चीजें किसी भी कंक्लूजन के लायक नहीं बचती हैं। अब यहाँ पे बॉडी में जो स्मेल आती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अब स्मेल कम होना कैसे शुरू होती है? ऑब्वियसली फ्लैश नहीं बचा है, किसी तरह का फ्लूइड नहीं बचा है, किसी तरह के मसल्स नहीं बचे हैं, बॉडी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचता है जो कि उसको एज अ लिविंग चीज आइडेंटिफाई करती है। तो जब कुछ लिविंग बचा ही नहीं तो ऑब्वियसली उसमें माइक्रोब्स की एक्टिविटी भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। जब सब कुछ ड्राई हो चुका है तो स्मेल आना भी बंद हो जाती है। बॉडी दिखती कैसी है उस स्टेज में? तो ऑब्वियसली स्केलेटन की तरह दिखती है। पूरा पूरा बोन आपको दिख सकता है। हो सकता है कि बहुत बहुत ही स्लीक अपीयरेंस हो आपको, बॉडी में बहुत हल्का हल्का सा लेयरिंग दिख रहा हो, और अंदर आप यू कैन आइडेंटिफाई कि या दिस इज द बोन, ओके, या दिस इज द स्केलेटन। तो ये सारी स्टेजेस, ये सारी एक्टिविटीज किस स्टेज में होती है? दैट इज एडवांस डीके स्टेज, जो कि 10 से 25 दिन के बीच में चलता है। अब हम बात करेंगे लास्ट स्टेज की, जिसको बोलते हैं ड्राई रिमेन स्टेज। ठीक है। अब ये स्टेज 1 हफ्ते से, या 1 हफ्ते से नहीं, बहुत सारे हफ्तों से या साल के बीच में हो सकती है, लाइक वीक्स टू इयर्स, ओके। तो इमेजिन 3-4 हफ्ते हो गए या 1 साल हो गया, तो इस उसके बाद जितना भी आपको हाँ, बॉडी में जितनी भी स्टेजेस मिलेंगी ना, जितना भी टाइम पीरियड लगेगा, वो सारा स्टेजेस किस में आ जाएगा? ड्राई और रिमेन स्टेज में आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ बॉडी के हार्ड पार्ट्स जो होते हैं रिमेन होते हैं। जैसे इमेजिन अगर आप बहुत ही एंशिएंट डीएनए की स्टडी कर रहे हो, तो एंशिएंट डीएनए में आपको हमेशा क्या मिलता है? बोन मिल सकते हैं, ठीक है, टीथ मिल सकता है, हेयर्स मिल सकता है। तो ये सब बॉडी के हार्ड पार्ट्स है, हार्ड टिश्यूज है। तो ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे बोन हो गया, हेयर हो गया, कार्टिलेज हो गया, और समटाइम्स ड्राई स्किन भी मिल सकता है। तो उस स्टेज में हमेशा इस तरह के हार्ड रिमेन्स ही मिलेंगे, क्योंकि बाद में यही चीजें बचती हैं बॉडी में, ठीक है। इनका डिकम्पोजिशन भी काफी स्लो होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मेल क्या होती है? मिनिमल टू नन हो जाती है, लाइक कुछ बचा ही नहीं तो स्मेल आने के कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके बाद इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कौन कौन से इंसेक्ट ऐसे पार्ट्स में मिल सकते हैं? तो बीटल्स कभी कभी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बीटल्स बहुत ही ज्यादा ड्राई टिश्यू में या बोन्स में फीड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि स्टेजेस में आ जाती हैं। अब इन स्टेजेस को याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज एफ बी एफ बी डबल ए डी, ओके। तो एफ बैड याद रखोगे ना तो आपको स्टेजेस का सीक्वेंस याद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों होता है फॉरेंसिक्स में। तो इसको ऑब्वियसली पीएमआई यानी कि पोस्टमार्टम इंटरवल आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस टेक्निक को यूज करोगे। डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या बॉडी को मूव किया गया है डेथ के बाद या नहीं। आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉज और मैनर की, किस वजह से इस पर्सन की डेथ हुई थी, ये चीजें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद अंडरस्टैंड कर सकते हो बुरियल और कंसीलमेंट मेथड, ठीक है, कि किस तरह से चीजें एक्चुअली उस क्राइम सीन में हुई, या फिर क्या क्या अदर तरीके से आप किसी भी कंक्लूजन में पहुंच सकते हो, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। और क्राइम सीन के रिकंस्ट्रक्शन को भी एसेस कर सकते हो with the help of the branch of forensic, that is forensic taxonomy। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैंने यहाँ पे समझाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like the video and share with your friends who are in the field of forensics or who are not, because general awareness is obviously important for everyone. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.